नमस्ते। आज मेरे साथ प्रशांत भूषण साहब हैं। मैंने ये हाल के दिनों में प्रशांत भाई साहब आपसे समझना ये चाह रहे थे, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है बहुत दिनों बाद, और जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांगी है। एक निर्णय जो 8 अप्रैल को हुआ था तमिलनाडु के गवर्नर के मुतालिक, और जिसमें एक डबल बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि भाई कुछ कुछ उन्होंने रेफरेंस उसमें किए थे, और उसमें उन्होंने आर्टिकल 142 की अपनी जो ताकत है या जो उनका राइट है उसके तहत वो निर्णय दिया था। मैं शुरुआत इसलिए समझना चाह रहा हूं, मैं एज अ ले मैन, मैंने सोशल साइंटिस्ट, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात की थी, वो थ्योरी की बात कर रहे थे। आपसे थोड़ा लीगल भी समझना चाहेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं एज अ ले मैन, अगर वो निर्णय से संतुष्ट नहीं थी सरकार, तो उनके पास एक रिव्यू का ऑप्शन होता है, शायद जितना मैं समझता हूं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी कुछ चीजें ये मान के चल रहे हैं कि वो गलत था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस रेफरेंस में कहा गया, इसकी कितनी आवश्यकता थी और ये कितना जरूरी था, और इसके बिना क्या काम चल सकता था, कुछ इस पे पहला आपका जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ पहली टिप्पणी, मेरे फिर एक दो प्रश्न है प्रशांत भाई। देखिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है जो कोई कानूनी चीज सेटल्ड ना हो सुप्रीम कोर्ट से, नॉर्मली उस पर किया जाता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो सेटल्ड नहीं है, जिस इशू पर इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया है ये तो सेटल हो चुका है, कई बार सेटल हो चुका है, और अब आखिर में तमिलनाडु के गवर्नर पर सेटल कर दिया गया है कि भाई गवर्नर को कोई राइट नहीं है। गवर्नर तो इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको कोई राइट नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको तो बस दस्तखत करने होते हैं या एक बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन उस पर बैठा रहे, ना दस्तखत करे ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, बैठा ही रहे, तो वो तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, और आखिर में ये बोल दिया है कि अच्छा, वो जो चीज़ें भेजी गई थी जिस पर वो बैठा रहा 2-2 साल तक, उसको इट विल डीम टू हैव बिकम लॉ, क्योंकि इट विल बी डीम कि उनको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्शन करके एक बार भेज सकते थे, उसके बाद अगर कैबिनेट फिर से भेजती तो उनको कोई और ऑप्शन ही नहीं था बजाय उसके कि साइन कर देते। तो ये जो इशू है ये वेल सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में, वो सिर्फ वेल सेटल्ड पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको रीटरेट किया। तो ऐसे में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कोई औचित्य नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए किया गया है कि जिससे आगे से इनके और जो गवर्नर्स हैं वो भी यही सब कर रहे हैं। भाजपा ने ऐसे पॉलिटिकल बिल्कुल नालायक गवर्नर्स बना दिए हैं जिनका काम बस यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई कानून इम्प्लीमेंट ना होने दें जो सेंटर को अच्छा नहीं लगता। ये हो रहा है। तो जी, इसलिए इन्होंने इसलिए रेफरेंस किया है कि जिससे कि आगे इनके जो दूसरे गवर्नर्स हैं वो यही करते रहें, और ये लोग ये बोलें कि नहीं नहीं, देखिए ये मामला तो लंबित है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो चुका है, और इसलिए अभी इस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं। जी, जी। मैं इसको एक, प्रशांत भाई साहब, ये थोड़ा मतलब आप लीगली इसको बताइएगा। मुझे पॉलिटिकली एक चीज समझ में आती है हाँ, कि देखिए, ये सारी चीजें, यहाँ प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेसिडेंट आएंगे तो कौन पहले बैठेगा, कौन दूसरे नंबर पे बैठेगा, कौन तीसरे नंबर पे, कौन चौथे, कौन खड़ा होगा, कौन आधा खड़ा होगा, कौन। ऐसे में जस्टिस खन्ना का आखिरी वर्किंग डे 13 मई। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, लास्ट हाँ, वर्किंग डे ऑफ द सीजीआई। हम्म, इसको मुझे, और जस्टिस गवई का 14 मई पहला है, और ये मानी हुई बात है कि 13 तारीख को जस्टिस खन्ना कोई उस पर कोई कोई निर्णय तो लेंगे नहीं। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने का कार्यकाल है। हम्म, जस्टिस गवई के आने से समाज के एक वर्ग में बहुत उत्साह है, और उनको लगता है कि भाई ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो दलित वर्ग से आते हैं, और इनसे बहुत से लोगों को बहुत सी आशाएं हैं।
सरकार भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और सरकार भी कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे सरकार ये शो कर रही है कि हम मतलब हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है इससे। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। ऐसे समय में या तो भाई 2 दिन वेट कर लेते, जब ये आ जाते हैं उनको रेफरेंस भेज देते। ये जस्टिस खन्ना के समय फिर इनको आना, फिर ये कहना कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाइए, फिर मतलब ये थोड़ा उनको क्या अंडर प्रेशर रखने की कोशिश हो रही है जस्टिस गवई को, कि थोड़ा ऑन वो रहे कि भाई हम इस तरह से हैं, सरकार का एक स्टैंड है इस पे। पता नहीं, ये तो शायद उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन ये सब जो महाराष्ट्र में कोई उनसे मिलने विलने नहीं आया, हो सकता है ये ये कोशिश हो सरकार की कि भाई इनको थोड़ा प्रेशराइज करके रखो, जिससे कि ये सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ ना करें। ये अटेम्प्ट हो सकती है सरकार की। जी जी जी। पर ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उस दिन भेजा गया या इस दिन भेजा गया, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास उससे कनेक्शन। प्रशांत भाई, मैं एक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में, मतलब मैं तो जुडिशरी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी का एक विश्वास भारत की न्यायिक व्यवस्था, वो जितनी भी खराब हो गई उसमें फिर भी है कि चलो कोर्ट पे देख लेंगे, कोर्ट पे लोग अभी भी जाते हैं, उस व्यवस्था में विश्वास है। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब लगातार उन्होंने कभी हाल के दिनों में 10-5 दिन पहले उन्होंने एक व्याख्यान दिया जहां पे उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बाकी सीजीआई, जस्टिस और मंत्री और ये सारे लोग आर अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये सब लोग गलत बात करते हैं। और दूसरा वो कहे कि पार्लियामेंट इज सर्वोपरि, इज सुप्रीम। मैं इस पे इसलिए टिप्पणी चाह रहा हूं क्योंकि जो मेरी समझ है, एवरीवन इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऊपर नीचे, भाई एक भारत का संविधान है, सबको उसके दायरे में काम करना, सबके रोल डिफाइंड है। मैं इस पे, क्योंकि बार बार अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब जो खुद एक लॉयर रहे हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ये बेख्याली में मैं अगर इस तरह की बातें कहूं तो आप कह सकते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। वो अगर कह रहे हैं तो इट हैज मीनिंग एंड वैल्यू। मैं थोड़ी एक छोटी टिप्पणी आप से चाहूंगा उस पर। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत बुरी तरह से डिमीन कर दिया है। एक तो राज्यसभा में जिस तरह से कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग, बिल्कुल पार्टीजन वे में, जैसे कि सरकार के बिल्कुल चपरासी हैं, उसकी तरह से ये कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स, कि बस सरकार की जी हजूरी करनी है इनको। और जब जब इनको लगता है कि जुडिशरी कुछ ऐसा कर रही है जो सरकार को नहीं पसंद है, तो जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट इज सुप्रीम या प्रेसिडेंट इज सुप्रीम वगैरह वगैरह। तो मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये वकील रहे हैं, वकील रहते हुए भी ये बात नहीं समझते कि भाई सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की भी लिमिट्स लेट डाउन है, प्रेसिडेंट की भी लिमिट्स लेट डाउन है। और जुडिशरी को ये दायित्व दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर या पार्लियामेंट जो है अपनी लिमिट के आगे बढ़कर कुछ करते हैं, अपनी लिमिट के बियॉन्ड कुछ करते हैं, तो जुडिशरी ही उनको चेक करेगी, जुडिशरी ही उस फैसलों को रद्द करेगी, जो जुडिशरी का काम है। जुडिशरी को यही दायित्व कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लेकिन फिर भी ये बार बार जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए, जब जब इनको लगता है कि जुडिशरी कुछ ऐसा कर रही है जो सरकार को पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल सरकार के जी हजूरी करते रहते हैं सुबह से शाम तक। और शायद इनका बस यही है कि भाई मुझको किसी तरह से प्रेसिडेंट बना दिया जाए अगली बार। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने अपने ऑफिस को बिल्कुल, अपने ऑफिस की डिग्निटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। जी, मैं प्रशांत से मैं अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ के, क्योंकि देखिए आप लोग जब लीगल बात करते हैं तो कोर्ट में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, आप बिल्कुल ऑन दी टू दी पॉइंट होते हैं। लेकिन एज अ आम नागरिक कल 2 ऐसे वो हुए, मैं इसलिए उसमें कि मैं दुविधा में हूं। एक तरफ एक विजय शाह नाम के एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो उल्टा पुल्टा एक हमारी फौज की अफसर, महिला अफसर के बारे में कहते हैं, बहुत ही खराब बात कहते हैं।
बड़ा अच्छा लगता है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब सू मोटो उसको लेके और उस पर अपना एक विचार करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऐसे नहीं होगा ये चार। फिर वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनको सब कुछ सुन उनके और उनको डांट फटकार करने के बाद उनका अरेस्ट स्टे कर दिया जाता है। और उसी समय एक प्रोफेसर महमूदाबाद हैं हम लोग के लखनऊ, मतलब यहीं से निकले हुए प्रोफेसर साहब अशोक है, जिनका अभी तक जिसने एफआईआर कराई है वो ऑन रिकॉर्ड कल वो थी, वो बता नहीं पा रही कि उसने क्या गलत कहा है और वो कहीं नहीं है कि कहा क्या गलत कहा है। वो भी मतलब अगर आप सू मोटो, ये मुझे इस तरह से लगता है उनको आपने उठा के जेल ही में नहीं डाल दिया, पुलिस रिमांड पे दे दिया है। पुलिस रिमांड का हम और आप मतलब इतना मतलब तो मैं भी समझता हूँ, पुलिस रिमांड में हर एक आदमी हाय तौबा करता है कि वो किस तरह से पुलिस तंग करती है। मतलब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है वो लीगली सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, लेकिन शायद आज जहां देश खड़ा है वहां पे आम आदमी का थोड़ा भरोसा तो बढ़ सकता था। उनको अरेस्ट स्टे देने की क्या जरूरत है, इनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अरेस्ट किसी का होना ऐसी सिचुएशन में जरूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट का प्रोविजन सरकारें और ये एजेंसीज बहुत मिसयूज कर रही हैं। अरेस्ट सिर्फ 3 सिचुएशंस में होता है। अरेस्ट तब होना चाहिए अगर कोई आशंका है कि भाग जाएगा, ट्रायल नहीं फेस करेगा। दूसरा, अगर वो एविडेंस से टैंपर करेगा, इसकी कोई आशंका है, या अगर उसने कोई बहुत घिनौना अपराध किया है और लगता है कि वो फिर से वही अपराध करेगा, जैसे कि कोई सीरियल मर्डरर है, तब उसको अरेस्ट किया जाता है। अदरवाइज अरेस्ट होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये यूनिफॉर्मली फॉलो होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि ये जो एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज, ईडी वगैरह, ये तो एफआईआर रजिस्टर करते ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत डबल स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक तरफ आपके मंत्री हैं जो इतना घिनौना अपराध कर रहे हैं कि भाई अपने आर्मी के ऑफिसर को ही इस तरह से डिमीन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है, तो आप कह रहे हैं कि ये आतंकी की बहन है। तो ये तो घिनौना अपराध है। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, इनको आपने अरेस्ट नहीं किया। महमूदाबाद ने जो भी बयान दिया उसमें एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जिसको आप आपत्तिजनक कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बयान दिया। उनको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको आप अरेस्ट कर लेते हैं, उनको आप अरेस्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों ने एफआईआर वगैरह रजिस्टर करवाई है वो लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई उसमें अपराधी क्या चीज है। मतलब रिडिकुलस है। पर खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, आजकल में उसकी हियरिंग होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको रिलीज कर दिया जाएगा अरेस्ट से। पर ये तो सरकार जो है, मतलब बिल्कुल अपने सारी एजेंसीज का, पुलिस एजेंसीज का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है इस तरीके से। और ये विमेंस कमीशन वगैरह तो बिल्कुल मजाक बन गया है जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। चाइल्ड राइट्स कमीशन, विमेंस कमीशन, मतलब ऐसे ऐसे घिनौने लोगों को यहाँ पर बना दिया है जिनको कोई विमेंस राइट से या चाइल्ड राइट से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम बस यही है, एक ही काम उनको दिया गया है कि अपने ऑफिस को मिसयूज करके जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं उनको हैरेस करो, जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं उनको हैरेस करो। तो इस तरह के लोगों को बना दिया गया। जी, मैं खत्म करने से पहले मुझे एक अच्छी चीज ये लगी, शायद देश में जो हो रहा है उस पर, और उम्मीद इसलिए लगी कि जस्टिस गवाई ने कल जब वो बंबई में उनके बार उनका वेलकम कर रही थी, तो उन्होंने जब लास्ट में कहा कि मैं और जस्टिस ओका अब मेरा उच्चारण हो सकता है गलत हो, कहा कि हम लोग कोई सरकारी पोजीशन अपने रिटायरमेंट के बाद नहीं लेंगे, सरकारी मंच से, उन्होंने कहा। और इससे बहुत आम आदमी की हिम्मत बनती है कि अगर कोई जज इसको सार्वजनिक रूप से कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो लगता है कि नहीं, जो जजमेंट आ रहा है उसमें अगर हमारे मन मुताबिक ना हो तब भी हमें लगता है कि नहीं नहीं कुछ ठीक होगा, तभी उन्होंने किया। नहीं तो हर जजमेंट को हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, और ये नॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली ये जो सिस्टम सारा बना है ना पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का जजेस के लिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए।
कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि रिटायर्ड जजेस को देने चाहिए, लेकिन उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए कि किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। वो सारा जुडिशरी का कोलिजियम या फिर कोई दूसरा, आप बिल्कुल सरकार से इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन अगर बनाते हैं तो वो लोग तय करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी जज को कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं देना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। मैं प्रशांत भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि भाई आप उस प्रोफेशन से हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन एज अ कॉमन मैन एक इतना बड़ा, मैं उसका क्या शब्द यूज करूं, आर्बिट्रेशन एक ऐसा खेल हो गया है कि जितना जज साहब पूरी जिंदगी नहीं कमाए रहते हैं, उस आर्बिट्रेशन में अपना आर्बिट्रेटर बन के वो करते हैं। तो कुछ कैप भी लगा देनी चाहिए कि आपके अगर आखिरी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना थी, तो साहब आप 2 लाख रुपए महीना से ज्यादा कहीं कुछ नहीं करेंगे। वो आप अपना आर्बिट्रेशन में कैप की इतनी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये इस पूरे सिस्टम से, ये जो आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है, इससे अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी में जो एक जज्बा होना चाहिए इसको ठीक करने का, जुडिशल सिस्टम को जो चरमराया हुआ है, वो खत्म हो जाता है। ये एक उसका एक बहुत बड़ा और बुरा साइड इफेक्ट हो रहा है। जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रशांत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू आनंद जी।